So last day we had already started chapter number 21. हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था. एक बार जल्दी से रिवीजन करा के तब आगे बढ़ते हैं. ठीक है. हम लोगों ने बातचीत की थी CIRP प्रोसेस में. सबसे पहली बात बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी के डिफरेंस के बारे में बातचीत की थी, वो आपको याद होगा. बैंक्रप्सी बेसिकली एक स्टेट ऑफ कंक्लूजन होता है कि भाई आपको कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है यू आर नो लॉन्गर इन अ पोजीशन टू रीपे योर डेब्ट्स और लायबिलिटीज. इंसॉल्वेंसी एक स्टेट होता है. इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में बेसिकली डिक्लेरेशन या बेसिकली अगर हम बात करें ऑर्डर की तो ये एक प्राइम डिफरेंस होता है. CIRP की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? जब अगर बेसिकली आपका डिफॉल्ट 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का होता है तो. CIRP के लिए हम लोगों ने 3 डेफिनेशन को बातचीत की थी. फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर. कॉर्पोरेट डेटर बोले तो कंपनी जो कि कर्जा ली हुई है. मैम CIRP की प्रक्रिया कौन प्रारंभ करवा सकता है? पहली बात तो फाइनेंशियल क्रेडिटर करवा सकता है. फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसको पैसा देना है ब्याज के साथ कंपनी को. फाइनेंशियल क्रेडिटर हो या ऑपरेशनल क्रेडिटर जिसने मटेरियल या मशीनरी प्रोवाइड की हो या तो कॉर्पोरेट डेटर कंपनी खुद. ये लोग सभी लोग कहाँ पे जाएंगे एप्लीकेशन करने के लिए? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएंगे. फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाता है तो कुछ कागज पत्तर लेकर के जाएगा. रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट लेकर के जाएगा, नेम ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड अदर इंफॉर्मेशन लेकर के जाएगा. 14 दिन के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या तो एडमिट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा. मैम एडमिट करेगा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, डिफॉल्ट हुआ है, IRP के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है. इसका ठीक उल्टा होगा तो रिजेक्ट कर देगा. मैम अगर रिजेक्ट करेगा तो 7 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को बताएगा, सॉरी फाइनेंशियल क्रेडिटर को बताएगा. जिस दिन से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एडमिट कर लिया माना जाएगा कि CIRP की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है. ऑपरेशनल क्रेडिटर सीधा सीधी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं जाता है. सबसे पहले वो डिमांड नोटिस देता है कंपनी को, बोले तो कॉर्पोरेट डेटर को देता है. कॉर्पोरेट डेटर अगर 10 दिनों के अंदर जवाब दे देता है तो ठीक है. ये बोल देता है कि भाई मटेरियल ठीक नहीं था, डिस्प्यूटेड है, आर्बिट्रेटर के पास मामला जाएगा, या ये बोलता है कि मैंने तो पैसा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के द्वारा किया है, तो कुछ भी बोल दिया तो चलेगा. पर अगर कुछ जवाब नहीं दिया तो फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाता है. कॉपी ऑफ डिमांड नोटिस, एफिडेविट देता है, बैंक खाता डिटेल्स वगैरह देता है कि मेरे अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं आया है, अदर इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करता है. फिर उसके क्लेम को एडमिट किया जाता है. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी CIRP की प्रोसेस में कॉर्पोरेट डेटर को डालता है. कंपनी बोले तो कॉर्पोरेट डेटर खुद से एप्लीकेशन कर सकता है. कंपनी भी जब एप्लीकेशन करता है तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के डिटेल्स देता है, IRP कौन रहेगा और तो और साथ ही साथ SR जो कि पास किया है उसकी कॉपी देगा. देखो फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर दोनों ही IRP का नाम सुझाव करता है. ऑपरेशनल क्रेडिटर मे और मे नॉट सजेस्ट द नेम ऑफ IRP, लास्ट डे भी बोल के हम गए थे. इसके बाद मैंने आप लोगों के साथ आपसे डिस्कशन किया था विथ रिगार्ड टू फाइनेंशियल क्रेडिटर में. 1-2 बात अपनी रह गई कि वो अलॉटी वाली बात और सिक्योरिटीज वाली बात, 100 या 10% विच एवर इज लोअर, याद आ रहा है ना, तो वो भी वहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर में आता है. अपने लोगों ने बातचीत की थी कि भाई ये CIRP की प्रक्रिया सस्पेंड की जाएगी साल भर तक के लिए. कोविड-19 की जो सिचुएशन आई थी मार्च 21 तक के लिए, इसको सस्पेंड किया गया है. मैम ये पूरी की पूरी CIRP की प्रक्रिया कितने दिन के अंदर खत्म हो जानी चाहिए? 180 दिन. नहीं हो पा रही है तो 90 दिन और ले लो. 330 दिन के अंदर तो मैंडेटरीली खत्म करना ही पड़ेगा. मैम आपने बोला था मोराटोरियम. मोराटोरियम मतलब जब जब CIRP की प्रोसेस चल रही है ये सारे ट्रांजैक्शन के ऊपर रोक है. आपके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ कोई सूट नहीं चलेगा. पेंडिंग सूट को भी स्थगित किया गया है. आप अपने एसेट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, एलिनेट नहीं कर सकते. आप उस एसेट्स को बेसिकली इनकम्बर्ड गिरवी नहीं रख सकते हो. आप अगर कोई एसेट लिए हुए लीज के ऊपर तो सामने वाला भी अपने राइट को इन्फोर्स करने के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता. बट जरूरी जो कि नेसेसिटी की चीजें हैं, रॉ मटेरियल के लिए सप्लाई, बिजली पानी जो कि वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा. आपने बोला पब्लिक अनाउंसमेंट करता है IRP जो कि अपॉइंट होता है जब CIRP की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है तो भाई साहब उसको ना क्या करना पड़ता है? पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ता है. कौन सी कंपनी है, उसका एड्रेस क्या है, किसके द्वारा रजिस्टर्ड है, किस एक्ट में रजिस्टर्ड है,
इनवाइट करता है क्लेम्स वगैरह, कौन कौन बोलता है, साथ ही साथ वो पब्लिक अनाउंसमेंट में ये बात बोलता है अगर आप फॉल्स या मिसलीडिंग क्लेम मांगेंगे तो आपको पेनल्टी भी लगाई जाएगी। मैम आईआरपी जो कि होता है, आपने बोला था फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर जो कि नेम सुझाव करता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर मे और मे नॉट कर सकता है। आईआरपी की जिम्मेदारी या ड्यूटी क्या होती है, पब्लिक अनाउंसमेंट करना, क्लेम्स को जो कि इन्वाइट करना, वैल्यू भी तो करेगा एसेट जो कि कॉर्पोरेट डेटर का, सारे क्लेम को मिल जाने के बाद क्या वो अप्रूवल देता है, नहीं, देखता है, वेरीफाई करता है कि क्या वो क्लेम जेन्युइन है कि नहीं। वो एक कमिटी सेटअप करता है, किसको बोलते हैं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर को सेटअप करता है, कितने दिनों के अंदर, 21 दिनों के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सीआईआरपी, और वो कमिटी 30 दिनों के अंदर फ्रॉम डेट ऑफ सीआईआरपी पहली मीटिंग करता है। ये बात हम कल बता के आप लोगों को गए थे, इतनी बात बताए थे, आगे भी बात बताए थे, इतनी बात मैंने बताई थी, आप लोग पढ़ के आए होंगे मेरे ख्याल से ना। आगे बढ़ते हैं, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, हाँ पढ़ा दिए थे, हाँ तो आज पढ़ाएंगे ना। नाउ मैम आपने हम लोगों को एक शब्द बोला था आईआरपी, अब आप एक शब्द बोल रही है आरपी, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, मतलब वो प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए ये व्यक्ति मदद देता है, बताया था ना, आईआरपी पब्लिक अनाउंसमेंट करता है, क्लेम्स वगैरह करता है, पर फाइनल प्रक्रिया के लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा। सुनना मैम, ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होता है, एक नई कैटेगरी है प्रोफेशनल्स की, एक नई कैटेगरी है प्रोफेशनल्स की, जो कि बेसिकली इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, आईबीबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, जो इस इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया को आगे संभालेंगे। अच्छा मैम, एक कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है, परंतु एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि कंपनी से रिलेटेड नहीं हो। सोच के देखो, कंपनी का ही बंदा अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा, हेरफेर करेगा, वो हेरफेर करेगा, तो इंडिपेंडेंट व्यक्ति होना चाहिए जिसका कोई नाता रिश्ता कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए। तो मैम ये जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? मैम आपने हम लोगों को एक बोला था ना, कमिटी ऑफ क्रेडिटर होती है, आईआरपी 21 दिनों के अंदर डेट ऑफ सीआईआरपी कमिटी ऑफ क्रेडिटर कंस्टिट्यूट करता है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर की जो पहली मीटिंग होती है, पहली मीटिंग कितने दिन के अंदर होती है, 30 डेज के अंदर जो पहली मीटिंग होती है ना, उसी में आरपी को अपॉइंट किया जाता है। ओ तो मैम ये जो व्यक्ति था, ये सेम व्यक्ति हो सकता है, या इसको हटा के दूसरे व्यक्ति को एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया जा सकता है। समझ आ रहा है? मतलब इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो व्यक्ति था, वो अब आगे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है। ये कब तय किया जाएगा? इनकी पहली मीटिंग में तय किया जाएगा। आफ्टर ऑल इन्हीं का ना पैसा फंसा हुआ है। ये बोलता है कि नहीं, इस आदमी से भरोसा उठ गया है, इस आदमी से भरोसा उठ गया है, दूसरे को अपॉइंट करो, मेरा पैसा लगा हुआ है, कंपनी से दिलवाना है, ये आदमी जेन्युइन नहीं है, तो भाई इसको हटा के ये करेगा। पर ये आदमी अगर अपना ड्यूटी जिम्मेदारी अच्छे से कर रहा है, तो यही व्यक्ति को आईआरपी कैन बी अपॉइंटेड एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, या उसके जगह पे कोई और व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा। 66% के वोट जो कि है क्रेडिटर्स के, उनसे डिसाइड किया जाएगा। तुमने पूछा था वोटिंग वाला परसेंटेज वगैरह जो कि है वोट ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा। मेरे को बताना, ये सारी बात लिखी हुई मिली है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक हेडिंग है, उसमें पढ़ो क्या लिखा है। अरे जोर से पढ़ो तो हमको ही पता चले। ये रेजोल्यूशन प्लान तुम पढ़ रहे हो, हम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोल रहे हैं। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक हेडिंग है? नहीं है तो आप लिखिए, नहीं है तो लिखिए। मॉड्यूल नहीं मिला है आपको इस तरीके का मेरा, तो ले लीजिएगा। वो पन्ना के अलावा ऐसा बुक फॉर्म बाइंड में मिला होगा, मांगा ही नहीं, हमको जरूरत नहीं है। नहीं है, आज आ गई है। किसके किसके पास है ये पुस्तक फॉर्म? में लड़का तो ले लिया है,
वो लड़की भी ले ली है, ये लड़की भी ले ली है, इसके किसके पास नहीं है? तुम्हारे पास नहीं है, बाकी तुम लोग के पास, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास है तुम लोग दोनों है। लिखो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। कोशिश करिएगा नोट्स में ही लिखे, कॉपी में नहीं लिखे, हम कॉपी में अभी नहीं मना करें, एक जगह लिखा रहेगा तो सही रहेगा। चैप्टर के आखिरी में देख लो जगह हो या कहीं पे जगह हो तो उस तरीके से आप लिख लें। है लिखिएगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। A new category of professionals, a new category of professionals who are registered with, a new category of professional who are registered with IBBI, who are registered with IBBI बोले तो Insolvency Bankruptcy Board of India. A new category of professionals who are registered by, who are registered with Insolvency Bankruptcy Board of India. Company secretary is also eligible. Company secretary is also eligible. लिखा हुआ है कहाँ? पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है? Note RP is registered with IBBI. CS is also eligible for IT. He must not be related to companies, means independent. इतनी बात लिखी है। और starting में भी है। So first meeting appointment of resolution professional. IRP as RP. Another person as RP. Vote by not less than 5% of voting. 5 नहीं 66% होगा, मिसप्रिंट हुआ इसको 66% का। एक जगह लिख लो तुम लोग उसको, या तो जहाँ लिख रहे हो क्या लिखा है? CS can also be is also eligible to be is also to eligible to be registered as IRP. To be as IRP, appointed as IRP. Resolution professional is appointed. Resolution professional is appointed in the first meeting of. Resolution professional is appointed in the first meeting of Committee of Creditors by majority vote of not less than 66%. Not less than 66%. Either IRP may be the RP, either IRP may be appointed as RP. समझ रहे हो? मतलब पुराना वाला बंदा ही. Either IRP may be appointed as RP or replacement of IRP by another RP. ठीक है ना? कमिटी ऑफ क्रेडिटर की अगर हम बात करें, कमिटी ऑफ क्रेडिटर आपने बोला था 21 दिनों के अंदर CIRP की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद IRP कमिटी ऑफ क्रेडिटर को कंस्टिट्यूट करता है। पहली मीटिंग इनकी 30 दिनों के अंदर होती है CIRP की प्रक्रिया प्रारंभ होने से। पहली मीटिंग में ये क्या करते हैं? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं। या तो पुराना वाला IRP RP के रूप में रहेगा या तो नया RP रहेगा। ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर, ये जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर रहती है, इसमें कौन से क्रेडिटर रहेंगे? फाइनेंशियल क्रेडिटर रहते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं रहते इसमें। मैम अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर किसी भी रूप में रिलेटेड है कंपनी से या उसका
रिप्रेजेंटेटिव जो कि है रिलेटेड है, मतलब हो सकता है हमने कंपनी को पैसा दिया, अब हम कंपनी के डायरेक्टर से रिलेटेड है, रिश्तेदारी में है, तो हम किसी भी मामले में वोट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो चाहेंगे नहीं, हम तो फिर किसकी तरफ से काम करेंगे, हम तो कंपनी की तरफ से काम करेंगे, हम निष्पक्ष होकर बाकी के फाइनेंशियल क्रेडिटर की तरफ से तो बात नहीं कर पाएंगे, हम वोट ऐसा ही डालेंगे जिसमें कंपनी का फायदा हो। अच्छा मैम, जो भी डिसीजन कमिटी ऑफ क्रेडिटर लेगा उसमें 51% के वोट से निर्णय लिया जाएगा अगर कुछ नहीं बोला गया है तो, मतलब OR ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के द्वारा वोट पास किया जाएगा और वोटिंग का डिसीजन लिया जाएगा। हाँ देखो ये बात लिखी हुई मिली कमिटी ऑफ क्रेडिटर में, खोज लो तो लोग, फिर थोड़े दिन बाद 1 मिनट बाद बोलोगे यहाँ लिखा है वहाँ लिखा हुआ है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर में देख लो। फर्स्ट मीटिंग अपॉइंट RPA वाली बात लिखी हुई है, वहीं पे लिखिएगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर में। इट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर लिखा है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर शैल कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, इसीलिए हम बोल रहे हैं नोट्स में लिखो क्योंकि वहीं से पढ़ोगे तो वहीं पे जोड़ो, बार बार कॉपी खोलोगे नहीं, नोट्स नहीं खोलोगे, नोट्स में ही लिखो, वहां से पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर में इट मेजरली कंप्राइजेस ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, मेजरली क्या, इट कंप्राइजेस ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। If they are related to the corporate debtor, if they are related to the corporate debtor, they will not have any right in participation or voting in a meeting. They will not have any right in participation or voting in a meeting. The decision taken by committee of creditor shall be taken by a vote. The decision taken by committee of creditor shall be taken by a vote not less than 51% of, shall be taken by a vote not less than 51% of voting share of financial creditor. तो 5 मार देंगे अभी खींच के तो लोग को। बैलन बिना सींग वाले, सुनो ये बात देखो, रेजोल्यूशन प्लान सुनना पहले फिर देखना। एक कंपनी अगर है, ये अगर अच्छा काम नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि मार्केट सही नहीं है भाई, इसके मैनेजमेंट में ही गड़बड़ी चल रही है, इसका अलग तरीके से बेसिकली अगर हम कहें नेगेटिव कैश फ्लो अगर आ रहा है भाई, इसीलिए तो अच्छा काम नहीं कर पा रही, इसलिए तो कर्जा फर्जा अपना चुका नहीं पा रही है, तो इसीलिए CIRP की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, कंपनी बंद नहीं हो रही है, इंसॉल्वेंसी की ओर बढ़ रही है, बंद नहीं हुई है, ठीक। तो ये जो प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, अब कई बार ऐसा होता है ना, कई लोग आगे बढ़ करके आते हैं, इन कंपनियों के बारे में सुना है, सिक कंपनीज, भाई मुनाफा नहीं कमा रही है, हालत ठीक नहीं है, इनको ठीक करने की जरूरत है। बीमार कंपनी मतलब एज इफ दे आर नॉट ऑपरेटिंग इन अ बेटर वे। तो कई बार होता है इनको रिवाइव किया जाता है, मतलब कोई होता है इसको टेक ओवर करता है, मैम उसको तो नुकसान होगा, घाटे में क्यों वो हाथ देगा, जो कंपनी काम नहीं कर रही है उसको लगता है कि वो ठीक कर पाएगा, और अगर सिक कंपनी को रिवाइव किया जाता है, गवर्नमेंट भी बहुत रियायत बेनिफिट देता है,
इसीलिए आप इसमें हाथ देते हैं। कोई भी घाटे का सौदा तो करेगा नहीं, तो सिक कंपनी को क्यों रिवाइव किया जाता है? गवर्नमेंट बहुत सारा प्रावधान, एग्जेम्पशन, प्रिविलेजेस देती है आपको कि ठीक है आप रिवाइव कर रहे हैं, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, आप जो पोजीशन अच्छी नहीं थी कंपनी की अब आप वापस उसको खड़ा कर रहे हैं, तो वी आर विथ यू, और वो जो नॉर्मल कंप्लायंसेस होते हैं कंपनी में वो आपके ऊपर नहीं लागू होंगे। तो सुनो ना, ये जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है ना, ये बेसिकली रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है, ये इनवाइट करता है। क्या इनवाइट करता है? कि भाई ये कंपनी XYZ लिमिटेड CIRP की प्रक्रिया में जाने वाली है, क्या कोई है जो किसको रिवाइव कर सकता है, क्या कोई है जो किसको रिवाइव कर सकता है? तो लोग जो कि आगे बढ़ करके आते हैं वो प्रस्ताव देते हैं, प्रपोजल देते हैं, जिसको हम रेजोल्यूशन प्लान बोलते हैं। मतलब XYZ लिमिटेड का अगर 200 करोड़ का कर्जा था, ये आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं ठीक है हम 150 करोड़ दे करके ये कंपनी को ले लेते हैं, हम 150 करोड़ दे करके इस कंपनी को ले लेते हैं। ये प्लान प्रस्तुत करते हैं, ये 150 देता है, ये 160 देता है, 140 देता है, इस तरीके का प्लान प्रस्तुत होता है। तो प्लान दे देने से ही तो नहीं ना होगा, इस प्लान को भाई ऑब्वियसली इन्हीं का पैसा बचा है, इनके सामने पेश किया जाता है, इनके सामने पेश किया जाता है। ये बोलते हैं कि ठीक है हमको कोई दिक्कत नहीं है, इन सारे प्लान को कंसिडर करें, वैसे भी इनको तो कुछ नहीं ना मिल रहा था, इतना तो नहीं ना मिल रहा था, ये सोच रहे कुछ तो मिल ही जाएगा, तो ये अप्रूव करते हैं जिस भी प्लान को। उस प्लान को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल NCLT के समक्ष पेश करता है, और एक बार अप्रूव हो जाने के बाद ये कंपनी CIRP की प्रक्रिया के बाहर आ जाती है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? फिर से बता रहे हैं, रेजोल्यूशन प्लान क्या होता है। अभी तक तो इतनी बातें हम लोगों को समझ में आए, तुम लोग घर पे भी इसी तरह बोल करके पढ़ना, रटने से चीजें नहीं समझ में आएंगी, जितना समझ के पढ़ोगे ना उतनी चीजें लिख पाओगे। मैम आपने अभी तक हम लोगों को बोला शुरुआत से ही IRP चलता आया है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, फिर आपने बोला कमिटी ऑफ क्रेडिटर की पहली मीटिंग में RP को अपॉइंट करते हैं, वो पुराना बंदा भी हो सकता है या कोई नया बंदा हो सकता है, ठीक, इतनी बात तो क्लियर है। अब आपने बोला कि जो कंपनी इस CIRP की प्रक्रिया में है, RP रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो क्या बोलता है, भाई कोई है ऐसा जो कि कोई प्रपोजल पेश करना चाहेगा कंपनी को रिवाइव करने के लिए, तो लोग आगे बढ़ करके आते हैं कि हम ये प्रपोजल दे रहे हैं। उनके प्रपोजल देने से ही तो काम नहीं बनेगा, जिसका पैसा बकाया है वो भी तो रेडी होना मांगता है कि हाँ ये प्रपोजल सही लग रहा है, इतना प्रपोजल में इतना हमको कुछ तो मिल जाएगा। जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर अप्रूव कर देता है कि हाँ ठीक है ये प्रपोजल हम ले रहे हैं क्योंकि 200 करोड़ तो वैसे ही पानी में गया था, कुछ तो हमको मिलेगा, उस प्रपोजल को NCLT के समक्ष पेश किया जाता है, NCLT भी अप्रूव कर देती है, तो वो कंपनी ये CIRP की प्रक्रिया के बाहर आ जाती है। समझ आया? अब देखो रेजोल्यूशन प्लान बोल के लिखा हुआ मिला है, नहीं है? जो जो बात बोले एक एक बात है उसमें कि नहीं है? है? पेमेंट करेगी पूरा या पार्टली जो भी है, तभी ना वो राजी होंगे कि हमको ऐसे तो कुछ नहीं मिल रहा था, आप रिवाइव करने के लिए आए तो हमको कुछ तो पेमेंट आप करेंगे। ठीक है ना? CIRP यहाँ पे समाप्त था, चैप्टर नहीं समाप्त हुआ है, चैप्टर में हिस्सा है CIRP लिक्विडेशन बोल करके ऐसे। तो यहाँ पे अपना CIRP खत्म हुआ है। चैप्टर को आप यूनिट वाइज ऐसे पढ़ेंगे, मतलब इतना तक में CIRP का क्वेश्चन आएगा इसमें से। अब जो आगे क्वेश्चन आएगा वो लिक्विडेशन के ऊपर आएगा, अदर प्रोसीडियर के ऊपर आएगा, वो हम बात करेंगे। तो CIRP अभी तक आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुई? आगे बढ़ते हैं। लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विडेशन एक आखिरी रिजॉर्ट होता है कि भैया कंपनी काम धंधा नहीं कर पा रही है, CIRP की प्रक्रिया भी नहीं हो पाई है, इट इज द अल्टीमेट लास्ट रिजॉर्ट
क्लोजिंग डाउन, शटिंग डाउन, रीपेइंग द डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज, सेलिंग ऑफ एसेट्स। तो मैम कई बार ऐसा होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, क्योंकि सारा एप्लीकेशन तो इसी के पास ना गया था CIRP का, वही ना ये सारा कामकाज का ऑर्डर दिया था। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलता है नहीं, लिक्विडेशन होगा कंपनी का। बड़ा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, ध्यान से सुनना। किस किस कंडीशन पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलता है कि नहीं, ये कंपनी का ना लिक्विडेशन ही होगा? कब ऐसा मामला होता है, सुनना। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कोई भी रेजोल्यूशन प्लान नहीं रिसीव हुआ है, आपने बोला था ना मैम लोग आगे बढ़ करके आते हैं कंपनी को रिवाइव करने के लिए, कोई आगे बढ़ के ही नहीं आया। अबे बढ़ के नहीं आया तो कंपनी को तो डालेगा ही लिक्विडेशन में, अपने जेब से थोड़ी ना वो पैसा देगा क्रेडिटर का। ये तो फरिश्ते अगर आ गए तो बात ठीक है, फरिश्ते नहीं आए हैं तो लिक्विडेशन होगा। तो मतलब कंपनी का लिक्विडेशन कब होगा? जब कोई भी रेजोल्यूशन प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया। दूसरी बात, फास्ट ट्रैक CIRP होता है, आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। बेसिकली फास्ट ट्रैक, अभी आपने 180 दिन मैम हम लोगों को बोला था ना CIRP की प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिए, फास्ट ट्रैक में होता है 90 दिन के अंदर हो जाएगा। हम लिखाएंगे, अलग से लिखा हुआ भी होगा, मतलब जल्दी मामले को फरियाओ। तो मतलब मैम होता नहीं है यहाँ पे पासपोर्ट बनवाने जाते हो, फास्ट ट्रैक तत्काल में बनवाओगे तो कम टाइम लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा पर समय कम लगेगा, तो वो वाला सीन है। तो मतलब मैम अगर कोई कंपनी फास्ट ट्रैक प्रोसेस में थी, जल्दी जल्दी उसको CIRP करना था, पर फास्ट ट्रैक प्रोसीडियर के एक्सपायरी के पहले, बिफोर द एक्सपायरी, उस प्रोसीडियर में भी, उस 90 दिन में भी कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं मिला, तो या तो रेजोल्यूशन प्लान मिला ही नहीं, या फास्ट ट्रैक प्रोसीडियर में थे तब भी कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं मिला, या तो फिर मैम रेजोल्यूशन प्लान तो दिया गया था पर ना उसको रिजेक्ट कर दिया गया। बोले थे ना कमिटी ऑफ क्रेडिटर अप्रूव करेगा, फिर NCLT उसको अप्रूव करेगा, तब जाके आप CIRP के बाहर होंगे। कमिटी ऑफ क्रेडिटर बोला ना, हमको तेरा प्रपोजल नहीं मानता। रिजेक्ट इसलिए करता है जब लिक्विडेट होगी, एसेट सेल होगा, लायबिलिटी पे ऑफ होगी, इन द लिस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपको रीपे किया जाएगा। उनको लगता है कि अगर उनका कोई सिक्योरिटी है, जैसे होता है ना कि कई बार फैक्ट्री वगैरह है उसको दिया हुआ है और उसको गिरवी रख करके पैसा दिया है, तो कई बार वो फैक्ट्री जो आपने गिरवी रख करके पैसा लोन उठाया है तो हो सकता है उसके पास है, कई बार वो फैक्ट्री जो की है वो रिलीज कर देता है, बोलता नहीं ठीक है जैसे जैसे एसेट बिकेगा हम अपना पेमेंट करेंगे, तो वो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर में ना ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब एक लिस्ट होती है, सबसे पहले लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में जिनको रीपे किया जाएगा, सिक्योर्ड है, फिर अनसिक्योर्ड, और इस तरीके से पेमेंट होता है ना। पहले तो लिक्विडेशन का खर्चा दे दिया जाएगा, फिर उस तरीके से एम्प्लॉय का पैसा दिया जाता है, फिर बाकियों को पैसा दिया जाएगा। तो नंबर वाइज आप पीछे आ जाएंगे इस बोल करके ये सारी चीजें होती हैं, और उनको लगता है कि नहीं लिक्विडेशन होगा तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा, अभी तो ये जो रिवाइव कर रहा है कम पैसा दे रहा है, उसको लगता है कि मेरा 200 करोड़ बचा है, तुम प्रपोजल पेश की 120 करोड़ का फॉर एग्जांपल, बोलता नहीं 80 करोड़ का मेरे को लॉस हो रहा, हम नहीं करेंगे, लिक्विडेशन होगा, इसका जमीन प्रॉपर्टी फैक्ट्री इतना बिकेगा तो हमको ज़्यादा ही मिलेगा, तो बोलता नहीं हम तो लिक्विडेशन ही करवाएंगे। तब तीसरी बात, अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर बेसिकली लिक्विडेशन वेयर द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बट बिफोर द कंफर्मेशन एडजुडिकेटिंग कमिटी ऑफ क्रेडिटर और द डेटर ऐसा बोलता है, कंपनी बोलती है कि नहीं लिक्विडेशन में ही जाना सही रहेगा, या तो फिर अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन होता है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल्स बाय कॉर्पोरेट डेटर, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल्स बाय कॉर्पोरेट डेटर, इसके ऊपर एक सवाल बनता है। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान देके सुनिएगा। मैम आपने अभी तक CIRP की प्रक्रिया बताई, अब आप लिक्विडेशन बता रही हैं। लिक्विडेशन आखिरी रिजॉर्ट होता है, एसेट बिकेगा, लायबिलिटी को चुकाया जाएगा, पर लिक्विडेशन होगा क्यों? भाई लिक्विडेशन इसलिए हो रहा है कि कोई भी रेजोल्यूशन प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया, या फास्ट ट्रैक प्रोसीडियर में जो कि था वो भी बीत गया और अभी भी कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं पेश किया गया, या तो फिर ऐसा होता है रेजोल्यूशन प्लान तो पेश किया गया पर वो रिजेक्ट कर दिया गया, या तो फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर या डेटर बोलते हैं कि नहीं हम तो लिक्विडेशन
लिक्विडेशन में ही जाएंगे, हमको ये सब नहीं चाहिए। या तो कंपनी ने कुछ रूल्स नियम कायदा को तोड़ दिया है तो अब कंपनी को तो लिक्विडेट ही होना पड़ेगा। ये चार्ट फॉर्म में आपके नोट्स में नहीं लिखा होगा, कॉप सारी बात लिखी है, पूरी लिखी है, कुछ छुट्टी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वो अलग से लिखाएंगे 90 वाला। ये पहले एक बार पढ़ो, 2 मिनट का टाइम लेके पढ़ो, जो जो हम बोले वो सब मिला है कि नहीं मिला पहले देखो। नहीं है, फास्ट ट्रैक भी है, कॉन्ट्रावेंशन वाली बात भी है, कॉर्पोरेट डेटर या क्रेडिटर बोलता है कि लिक्विडेशन करेंगे, ये वाली बात भी है। इसके बाद नोट करके भी कुछ लिखा है, मतलब अगर आपकी कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है तो आपकी कंपनी के खिलाफ कोई भी सूट वगैरह नहीं फाइल किया जाएगा। साला पहले ही मुंडी हिला देता है, एकदम बैल बुद्धि, बैल। थोड़ा तो जागरूक बनो, माना सीएस कर रहे हो बट थोड़ा तो दिमाग होना चाहिए। तो सीए करोगे तो एकदम तबाही मच जाएगी। थोड़ा अलर्ट रहा करो, हम पूछते हैं पहले बोलेगा नहीं है, फिर बोलेगा हाँ है इधर है। पढ़ लियो एक बार, पढ़ लिया करो, घर जा करके जो पेपर देते उसको उछाल देते रॉकेट बना करके, फिर वापस खोजते हो आने से पहले कोचिंग में, रॉकेट कहाँ उछाले थे। गजब मजाक है। मिला क्या लिखा है, पढ़ो जोर से। When liquidation orders pass, no suit shall be against or by corporate debtors. Expected liquidator prior approval of AA executive authority. Not application as transaction notified by CG in consideration. सिंपल सरल बात में बोलें, आपकी कंपनी के खिलाफ कोई भी सूट फाइल नहीं होगा, पर आपके लिक्विडेटर के खिलाफ कोई सूट फाइल किया जा सकता है बशर्ते अगर आपने अप्रूवल ले लिया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, तो उसके खिलाफ सूट केस फाइल हो सकता है। साथ ही साथ ये सब लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह जो की है, ये शैल नॉट अप्लाई टू सच ट्रांजैक्शन एज मे बी नोटिफाइड बाय सीजी। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोलता है तो ये लीगल कार्यवाही या प्रोसीडिंग्स जो की है उन सारे मामले, उन सारे केसेस में नहीं लागू होंगे। ऑर्डर ऑफ liquidation shall be deemed to be notice of discharge of officer, employee, workman except where the business of corporate debtor is continued during the process of liquidator। मतलब कंपनी अगर बंद होने लिक्विडेशन की कगार में है, आपके ऑफिसर, आपके एम्प्लॉय अभी अपना स्थान छोड़ देंगे। अगर ऐसा बोला गया है कि इट इज स्टिल इन द गोइंग कंसर्न या कंटिन्यूइंग प्रोसेस तो अलग बात है, वरना अगर आपकी कंपनी लिक्विडेशन में तो माना जाएगा कि आपके ऑफिसर, आपके एम्प्लॉइज आर डिस्चार्ज फ्रॉम देयर ड्यूटीज। अब लिक्विडेटर टेक ओवर कर लेता है मैनेजमेंट वगैरह, एसेट्स वगैरह को वही मैनेज करता है ना, यही बात बोली गई है यहाँ पे। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि लिक्विडेटर अब देखेगा ये सारी चीज़ों को। समझ आया? अभी नहीं होगी, वो जब एसेट बिकेगा तब लिस्ट में आएगा, अभी हम पढ़ाएंगे वाटरफॉल अग्रीमेंट अरेंजमेंट बोल करके, तो वहां पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देखिएगा, आपको लिक्विडेटर मिल रहा होगा, क्या लिखा है? लिक्विडेशन एस्टेट होगा या लिक्विडेटर होगा? सुनना, लिक्विडेटर तो मैम जो अपॉइंट किया जाता है एसेट को मैनेज करने के लिए। अब मेरी कंपनी का कौन कौन सा एसेट बिकेगा, कौन कौन सा एसेट सेल आउट होगा, ये सीजी नोटिफाई करता है। दैट इज लिक्विडेशन एस्टेट। मतलब हर एस्टेट हर चीज नहीं बिकेगा, नहीं, सीजी नोटिफाई कर सकता है कि ये एस्टेट जो की है वो बिकेगा। अब पढ़ो, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन द पावर टू नोटिफाई द एसेट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी मतलब समझ में आ गया कि भाई अगर सीजी बोलता है कि ये एस्टेट को नहीं बेचा जाएगा, ये एसेट को नहीं बेचा जाएगा, तो उसको लिक्विडेशन की प्रक्रिया में नहीं कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्टली, लिक्विडेशन की प्रक्रिया में आप आ गए, आपके एसेट्स को कौन मैनेज कर रहा है? लिक्विडेटर मैनेज कर रहा है। अब लिक्विडेटर भी तो क्लेम्स को इनवाइट करेगा, जैसे आईआरपी क्लेम्स को अपॉइंट करता था ना, आईआरपी नहीं बोलता था कि किसका किसका बकाया है, पब्लिक अनाउंसमेंट करता था, तो लिक्विडेटर भी क्लेम्स बोलता है।
30 दिनों के अंदर जब से लिक्विडेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, मतलब मेरी कंपनी CIRP की प्रोसेस में नहीं है, उसका लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर दिया गया। आज की तारीख में अगर लिक्विडेशन का ऑर्डर पास किया गया, आज से 30 दिन के अंदर लिक्विडेटर मेरी कंपनी के लिए बाकियों को बोलेगा कि क्या आप लोग का भी पैसा बचा हुआ है क्या, बकाया है क्या। अब देखो ये लोग जो कि अपने क्लेम्स को प्रोड्यूस करेंगे लिक्विडेटर के सामने, लिक्विडेटर भी तो वेरीफाई करेगा, जैसे IRP वेरीफाई करता था, सबके पैसे को बांट थोड़ी ना देगा। अब या तो लिक्विडेटर एडमिट करेगा पैसे को कि हाँ आपका क्लेम है, या तो रिजेक्ट कर देगा। जो भी मामला है 7 दिन के अंदर इंटीमेट करेगा अगर रिजेक्ट करता है। ये तो हम लोग पढ़ के गए थे मैम, फाइनेंशियल क्रेडिटर में भी अगर रिजेक्शन होता है तो 7 दिनों के अंदर, याद आ रहा है। पर मैम अगर कोई क्रेडिटर नाखुश है, लिक्विडेटर ने गलत कर दिया मेरे साथ, मेरा पैसा बनता है, लिक्विडेटर बोल रहा है मेरा पैसा नहीं बनता है, तो वो क्रेडिटर जा करके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोले तो NCLT के पास 14 दिनों के अंदर उस ऑर्डर के अपील कर सकता है। अब समझ में आया? फिर से बोलिए ना मैम, लिक्विडेशन की बात अभी तक आपने जो हम लोगों को बोली, लिक्विडेशन आखिरी लास्ट, नींद आ रही है तो को रात में क्या करते हो, पिक्चर देखते हो? हाँ तुम पढ़, रात भर पढ़े हो तुम, इतना लगाओ लॉ से या मेरे से, पूरा पढ़ लिए। हम पूछेंगे क्या क्या पढ़े हो, हैं? पूरा रात 4 बजे तक, सुबह तक पढ़े हो तो आधी घंटा, 1 से 3 तो लोग घास खोदे हो रात में, सो रही थी। पढ़ाई थोड़ी करना तो लोग को दिन में करते हैं, और बाकी लोग करते ही नहीं है। 30 त्योहार पे कर लेते हैं, होली दिवाली, शाम, दिन, शाम, रात। तो लोग होली दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, ईद पे सब पढ़ता है। आज चांद निकला, चलो आज पढ़ाई करते हैं हम लोग, हैं? ऐसा कुछ मामला होता है, हैं? ईद पे आज चलो पढ़ते हैं, चांद निकला है। उस दिन तो ऐसे नहीं, आग लगा देते किताब कॉपी में हम लोग। और सही बात बताओ, भगवान वहां से अल्लाह चमत्कार करेंगे, आप लोगों को भगवान जी चमत्कार करेंगे, वहां से पेपर देखते हैं आप लोगों को सब आ जाएगा। नहीं, अब पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। लिक्विडेशन का मतलब होता है बेसिकली इज द आखिरी लास्ट रिजॉर्ट, जबकि है कंपनी की CIRP की प्रक्रिया नहीं हो पाई है, अब कंपनी लिक्विडेशन की प्रक्रिया में आ गई है। ऐसा ऑर्डर कौन पास करता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पास करता है। क्यों पास करता है? या तो आपने रेजोल्यूशन प्लान कोई उसको मिला नहीं है, या तो फास्ट ट्रैक प्रोसेस में भी कोई रेजोल्यूशन प्लान उसको नहीं मिला है, या तो फिर बेसिकली मिला तो पर वो रिजेक्ट कर दिया है, या तो क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर बोलता है नहीं लिक्विडेशन नहीं करेंगे, लिक्विडेशन नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए लिक्विडेशन नहीं करेंगे, या तो कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ है। अगर लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो गया है तो आपके खिलाफ सूट प्रोसीडिंग फाइल नहीं की जाएगी। लिक्विडेटर के खिलाफ हो सकती है बिफोर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। आपने बोला कि भाई साहब गवर्नमेंट जो की है नोटिफाई एज सच करेगा उस मामले में कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कंसिडर किया जाएगा। और तो और आपने बोला डिस्चार्ज होगी ड्यूटीज ऑफिसर और वर्कमैन वगैरह की, अगर कंटिन्यूइंग में है तो अलग बात है। इसके बाद आपने बोला कौन कौन सा स्टेट को हटाया जाएगा, मतलब बेचा नहीं जाएगा, ये कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। जैसे IRP जो की है वो क्लेम्स को लेता था, लिक्विडेटर यहाँ पे मैनेज कर रहा है तो वो भी तो क्लेम्स को लेगा। जिस दिन से लिक्विडेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसके 30 दिन के अंदर वो इनवाइट करेगा क्लेम, सबका क्लेम थोड़ी ना दे देगा। अब या तो वो एडमिट करेगा या तो वो रिजेक्ट करेगा। किसी क्रेडिटर के क्लेम को बोलता है नहीं फर्जी है, नहीं है क्लेम तेरा, 7 दिन के अंदर उसको बताएगा। पर हो सकता है वो क्रेडिटर बोले कि नहीं मेरा पैसा तो बनता है, लिक्विडेटर ऐसे ही हमको मना कर दिया, तो कुछ नहीं, जा करके दुहाई देगा कहाँ पे? NCLT के पास। कितने दिन के अंदर? जिस दिन से ऑर्डर आया ना लिक्विडेटर का, 7 दिन नहीं रहे, लिक्विडेटर 7 दिन के अंदर बताएगा। हो सकता है 5वें दिन लिक्विडेटर ने बता दिया। जिस दिन लिक्विडेटर ने ऐसा ऑर्डर बोला कि नहीं तेरा पैसा नहीं बनता है, उससे 14 दिन के अंदर वो चला जाएगा NCLT के पास। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? ऊपर से जा रहा है? गनीमत। मार खाओगे अनस, खाओगे? मार खाओगे?
हेडिंग मिल रही है, फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, बोलो नहीं, जांच लो नहीं तो अभी मार डालेंगे। सुनो, पहले सुन लो, फास्ट ट्रैक आप अभी हम लोगों को बोल के गई ना, फास्ट ट्रैक CIRP, फास्ट ट्रैक CIRP का ऑप्शन अवेलेबल किसको होता है? मैम अगर छोटी कंपनी है ना, स्मॉल कंपनी, इसका पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट अलग है, टर्नओवर की लिमिट अलग है, 2 करोड़ 20 करोड़ वाली लिमिट रहती है, तो मैम वो सब कंपनी जल्द से जल्द इस प्रक्रिया से बाहर आएगी, तो उनको फास्ट ट्रैक की सुविधा उपलब्ध है। इनके अलावा मैम स्टार्टअप को ये सुविधा उपलब्ध है। इनके अलावा अनलिस्टेड कंपनी, मैम अनलिस्टेड कंपनी कौन होती है? जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हो और जिनका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टोटल एसेट्स जो की है 1 करोड़ के ऊपर का नहीं हो। अच्छा, तो ये लोग फास्ट ट्रैक में जाएगा? हाँ, हम लिखा देंगे, अगर नहीं लिखा तो आराम से लिखेंगे, पहले समझ लो, लिखने के लिए तो समय है ही। मैम आपने बोला था ना कि ऐसे तो नॉर्मल कितना दिन होता है? इज इक्वल टू नहीं लिखे ना, 330 लिखे। मैम ये फास्ट ट्रैक में, मैम अगर नहीं हो पाया तो मैम इसका आधा याद रख लें, याद रखने की जरूरत नहीं हम लोग को। 180 दिन में होता है ना मामला, ये फास्ट ट्रैक का मामला बोला है कि 90 दिन में होगा। एक्सटेंशन कितने दिन का दिया जाएगा? 45 दिन का, एक ही बार एक्सटेंशन दिया जाएगा, बार बार नहीं। वहां भी तो एक ही बार दिया जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखा हुआ है, आराम से सजा के कॉपी में लिखो। है, अगर बोली अनस को कसम से उठा के हम नीचे फेंक देंगे। ये बोल रही है नहीं है? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, एप्लीकेबिलिटी, सिद्धि, मेघना, रिद्धिमा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? घर में बैठ के वीडियो बंद करके आप लोग पढ़ रहे हैं, वीडियो तो बंद रहता है, लिख रहा है, बहुत बढ़िया बात है। लिखोगे? गजब प्राणी है, क्या विचार कर रहा है? कहीं हो सकता है मिल जाए, लिखना नहीं पड़े। Within 90 days, extension can be made by filing application to adjudicating authority by resolution passed by committee of creditor with 75% voting
एक्सटेंशन ऑफ, कितने दिन का एक्सटेंशन मिलेगा? 45 डेज। कितनी बार मिलेगा? एक बार। ग्रांटेड ओनली वंस। क्या पंचायती? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? ठीक, लिख लो लिख लो लिख लो। हो गया हो गया। सुनो, लिक्विडेशन भी ना, वॉलेंट्री लिक्विडेशन भी सुना होगा। वॉलेंट्री लिक्विडेशन होता है मतलब कंपनी जो की होती है खुद से बोलती है कि भाई साहब आप लिक्विडेशन के लिए बोले। कॉर्पोरेट पर्सन विल बी एलिजिबल, कि बेसिकली आप बोलेंगे कि आपको लिक्विडेट होना है। आप खुद से कंपनी एज ए कॉर्पोरेट डेटर बोल सकते हैं कि हमको लिक्विडेशन के प्रोसेस में जाना है। पर सुनो ना, इसके लिए 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आप अगर खुद से बोल रहे हैं कि हमको लिक्विडेट कर दीजिए, तो पहली बात तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि बेसिकली कि आपका कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है रीपेइंग द डेब्ट्स विथ रिगार्ड टू द प्रोसीड्स ऑफ द एसेट्स इन द वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। मतलब कोई बकाया ड्यू कर्जा नहीं है जिसके लिए आप बोलते हैं कि वाइंडिंग अप कर दो। मतलब और तो और आपने क्रेडिटर को धोखा देने के उद्देश्य से नहीं किया है ये वॉलेंट्री लिक्विडेशन। आप कई बार ऐसा होता है कि आपको घर से पैसा देना पड़ रहा है, लॉस हो रहा है, तो आप बोलते हैं कि भाई हमको बिजनेस धंधा जो कि बंद करना पड़ रहा है, तो अपनी कंपनी को बंद कर रहे हैं, तो वॉलेंट्री लिक्विडेशन कर रहे हैं। आप लोगों का पैसा मार के बैठे हैं, आप लोगों को धोखा देने के लिए बैठे हैं, तो भाई उस परिस्थिति में आप खुद से वॉलेंट्री लिक्विडेशन नहीं होगी। आपको ट्रिब्यूनल बोलेगा कि आप लिक्विडेट होइए, क्योंकि आपके खिलाफ एप्लीकेशन किया गया है, तो वो मामला होता है। पर जब आप खुद से ऐसा स्वयं बोलते हैं कि हमको लिक्विडेट होना है, तो इसके लिए मैंडेटरी कंडीशन है कि आपने लोगों का पैसा नहीं मारा है, आप उनको धोखा नहीं देने के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो आप वॉलंटरीली लिक्विडेट हो सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में सीधा पूछता है, इसके ऊपर नहीं, इसकी प्रक्रिया के ऊपर, प्रोसीडियर ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, प्रोसीडियर ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन, सॉरी वॉलंटरी लिक्विडेशन, प्रोसीडियर ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन देता है। अभी दिन में तारा दिखेगा अभी तुमको जब हम प्रोसीडियर पढ़ाएंगे, धैर्य रखो। पहले ये 2 बात जो बोले लिखा हुआ मिला, वॉलंटरी लिक्विडेशन का 2 मैंडेटरी कंडीशन आप लोगों को मिला कि नॉट डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर, एस ड्यू वगैरह नहीं है, लायबिलिटीज वगैरह ड्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी तो बोले ही नहीं है। कंपनी अगर खुद से बोलती है वॉलंटरी लिक्विडेट होना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं कि आपको क्रेडिटर को धोखा देना है? क्या आप इसलिए तो खुद वॉलंटरी लिक्विडेट नहीं हो रहे हैं कि आपने बेसिकली लोगों का पैसा मारा हुआ है और अब आप लिक्विडेशन में जा रहे हैं? क्योंकि अगर आपने मारा हुआ है तो वो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर में फिर नीचे आएंगे, बचा कुचा पैसा जो कि जिनको मिलता है ना, तो उस लिस्ट में आएंगे। ऐसे तो उनका पैसा ज़्यादा बनता है, मतलब पहले आपको चुकाना पड़ेगा, पर जब भी एसेट बढ़ता है ना, तो एक लिस्ट होती है कि किसको किसको पहले पैसा मिलेगा, बाद में बाकियों को पैसा मिलता है, जिसको हम वाटरफॉल अरेंजमेंट बोलते हैं, जो कि इसके बाद हम बताएंगे तुमको। इसीलिए ये बात देखी गई है। आते हैं प्रोसीडियर ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन, एक 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। प्रोसीडियर फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन। पहले यहां पे देखो, सुनो, समझो, फिर नोट्स में देखना। सबसे पहले मेरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया है और एफिडेविट दिया है
मैम क्या डिक्लेयर किया? आप अभी दो कंडीशन बता के गई ना कि हम धोखा देने के उद्देश्य से लिक्विडेट नहीं हो रहे हैं, और तो और साथ ही साथ हम अपना बकाया कर्जा जो कि है उसको चुकाने की स्थिति में हैं, तब हम इसलिए वॉलंटरी लिक्विडेट हो रहे हैं। तो ये डिक्लेरेशन जो कि ये देगा ना, ये डिक्लेरेशन देता है। कौन देता है? कंपनी का डायरेक्टर देता है। एफिडेविट मतलब जो बात बोल रहा है सब कुछ सही है, ट्रू है। ठीक मैम, डिक्लेरेशन के साथ साथ ना एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बही खाता मेरे कागज पत्तर का पिछले 2 साल का, मैम मेरी कंपनी को बने ही साल भर हुआ तो साल भर का दे दो, मेरी कंपनी को बने 5 साल हुआ तो पिछले 2 साल का डिक्लेरेशन दे दो, मेरी कंपनी को बने साल भर हुआ तो साल भर का डिक्लेरेशन दे दो, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दो। ठीक है, और अगर कम हुआ है तो सिंस द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जितना दिन हुआ इनकॉर्पोरेट हुए। ठीक है, साथ ही साथ रिपोर्ट ऑफ वैल्यूअर मतलब जो दाम निकालेगा ना कि एसेट का तेरा दाम इतना है कंपनी का, रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो कि होता है वो वैल्यू करता है। तो पहला स्टेप तो तुमको समझ में आ गया। पहला स्टेप ये होता है, हम बहुत आराम से पढ़ाएंगे ताकि तुम लोगों को समझ में आए। पहला स्टेप ये होता है कि कंपनी का डायरेक्टर जो कि डिक्लेरेशन देता है। क्या डिक्लेरेशन देता है? देखिए मेरा कोई कर्जा ड्यू नहीं है, देखिए हम क्रेडिटर को धोखा देने के उद्देश्य से नहीं लिक्विडेट हो रहा है। अच्छा, उसके साथ एफिडेविट लगा देता है, उसके साथ बही खाता मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 2 साल का या जब से कंपनी रही तब का, रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट भी डाल देगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, एसआर पास होगा एंड लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। एसआर हम पहले भी बता चुके हैं, वोट कास्टेड इन फेवर और 75% एज वोट कास्टेड अगेंस्ट। लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। लिक्विडेटर कब अपॉइंट होता है? जिस दिन ये डिक्लेरेशन दिया ना, इसके 4 हफ्ते के अंदर। लिक्विडेटर कब अपॉइंट होता है? 4 हफ्ते के अंदर, जिस दिन से डायरेक्टर ने ये डिक्लेरेशन दिया। ठीक है, अब क्या होता है, अब अगर कॉर्पोरेट पर्सन ओज डेप्ट, अब हो सकता है कंपनी ने कुछ कर्जा लेकर के रखा होगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इफ कंपनी, या बेटर शब्द आपने बोला कॉर्पोरेट डेटर का कोई ड्यू है, मतलब क्रेडिटर वेडिटर है, तो भाई एसआर पास करने के 7 दिन के अंदर, एसआर पास करने के 7 दिन के अंदर इनका भी अप्रूवल ले लो कि उनको कोई आपत्ति नहीं है। बोल देंगे कि नहीं ठीक है चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर ये बोलेंगे कि नहीं ऐसे कैसे तुम वॉलंटरी लिक्विडेट हो गए, पहले मेरा पैसा दो। अच्छा, तो अगर ये लोग अपोज कर देते तो मामला यहीं रुक जाएगा। फिर से बताइए मैम, पहला स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं आई हम लोगों को। दूसरा स्टेप आपने बोला जिस दिन से डिक्लेरेशन देगा ना उसके 4 हफ्ता के अंदर लिक्विडेटर को अपॉइंट कर देगा। आपने बोला कंपनी और क्या करेगा? एसआर पास करेगा। आपने बोला कि अगर पैसा किसी से लिया हुआ है तो उन लोग से भी तो अप्रूवल ले लो, उन लोग से भी तो अप्रूवल ले लो। मतलब टोटल पैसा का अगर 2/3 पैसा ही तुम लोग के पास है टोटल डेप्ट का, तो तुम लोग को आपत्ति तो नहीं ना होनी चाहिए वॉलंटरी लिक्विडेशन से। आपत्ति है, नहीं होगा वॉलंटरी लिक्विडेशन, नहीं होगा। ठीक, इसके बाद कंपनी जो की है आरओसी को 7 दिनों के अंदर जब से रेजोल्यूशन पास किया या क्रेडिटर का अप्रूवल ले लिया, बता देगा। सारा कामकाज आरओसी को ही बताया जाता है, तो कंपनी ने आरओसी को 7 दिनों के अंदर बता दिया कि भाई कोई किसी को आपत्ति नहीं है, हमने एसआर पास कर दिया है। अब भाई पब्लिक अनाउंसमेंट कर दो, लोगों को भी तो पता चले, पब्लिक अनाउंसमेंट कर लो। 5 days ऑफ अप्रूवल किसका? क्रेडिटर का अप्रूवल मिल गया उसके 5 दिनों के अंदर, अब भाई कंपनी अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बना लेती है एसेट की, लायबिलिटी की। 45 दिन के अंदर अप्रूवल मिलने के, ये सब अप्रूवल मिलने के हैं, अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर। अब भाई पब्लिक अनाउंसमेंट किया तो हो सकता है लोग बोलेंगे कि मेरा भी पैसा बाकी है, तो भाई साहब 30 दिनों के अंदर आप क्लेम दो,
ज्यादा से ज्यादा 45 दिन के अंदर, मतलब नॉट लेस देन 30, नॉट मोर देन 45। ठीक, अलग खाता बैंक अकाउंट खोलो, अलग खाता बैंक अकाउंट खोलो, एसेट्स को बेचो, लायबिलिटी को चुकाओ, और भाई साहब 6 महीने के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो जिनका जिनका पैसा ड्यू था, जिनका जिनका पैसा ड्यू था। एनसीएलटी डिसोल्यूशन का जो की है आरओसी को 14 दिन के अंदर ऑर्डर सबमिट करेगी। एनसीएलटी आरओसी को 14 दिनों के अंदर ऑर्डर सबमिट करती है। सबमिशन ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर टू द आरओसी विद इन 14 डेज। फिर से बात कर रहे हैं, इसको याद करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। समझाना मेरा काम है, पर याद तो तुम्ही को करना पड़ेगा। आपने बोला सबसे पहले क्रेडिटर जो की है डिक्लेरेशन दे देगा, एफिडेविट दे देगा, बही खाता दे देगा, और तो और वैल्यूअर का रिपोर्ट दे देगा। आपने इसके बाद क्या बोला, एसआर पास करा लो, एसआर पास करा लो, और जिस दिन से डिक्लेरेशन दिया 4 हफ्ते के अंदर लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दो। आपने बोला जिस क्रेडिटर का 2/3 पैसा टोटल का बचा है उससे अप्रूवल भी तो ले लो। फिर सारे दिन अप्रूवल से हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट और ये सब। कंपनी आरओसी को 7 दिन के अंदर अप्रूवल मिलने के बताएगा, 5 दिन के अंदर अप्रूवल के पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाई जाएगी, क्लेम्स नॉट लेस देन 30 और नॉट लेस देन 45, नॉट मोर देन 45। फिर तो आसान है, बैंक खाता खोलो, जितना पैसा आएगा उस खाते में डाल दो, और 6 महीने के अंदर अंदर स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर जो कि उनको पैसा दे दो, एनसीएलटी का ऑर्डर आरओसी को जमा कर दो। इजी कर रहे हैं। 4 वीक में लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ एसआर पास करने के। आपने बोला क्रेडिटर का अप्रूवल ले लो, आपने बोला इस अप्रूवल से 7 दिन में आरओसी को इन्फॉर्म कर दो, आपने बोला इस अप्रूवल के 5 दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट कर दो, आपने क्या बोला इसके बाद प्रिलिमिनरी रिपोर्ट वगैरह बना लो, कितने दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर। आपने इसके बाद बोला क्लेम्स वगैरह जो की है, क्लेम्स यहाँ से नहीं है, क्लेम्स जो की है 30 डेज जब से लिक्विडेशन प्रारंभ हुआ एंड नॉट मोर देन 45 डेज। आपने बोला 6 महीने के अंदर एसेट्स का जो पैसा आया है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आपने बोला एनसीएलटी का जो ऑर्डर है आरओसी को 14 दिन में दे दो। 2 मिनट का समय लो, खुद से पढ़ो, पेपर बर्बाद हो जाएगा अगर यह याद नहीं करोगे। यह आता है हर बार, एक अटेम्प्ट में आएगा, फिर दूसरे में नहीं आएगा, एक में आएगा, एक में नहीं आएगा। हाई चांसेस इस क्वेश्चन। हाँ, इतना मामला, इतना डेज है तो बनता है आना। जुलाई, अभी तो दिसंबर में आएगा, तब तो जून में आएगा ना। जून का पेपर अभी से हमको पता है क्या, दिसंबर का पेपर आएगा तब देखना, वो जून के लिए रेलिवेंट रहेगा। कहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट दिया? पब्लिक अनाउंसमेंट इंक्लूड इनवाइटिंग क्लेम्स विद इन 5 days ऑफ अप्रूवल। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम है, मतलब 5 दिन के अंदर आपने क्लेम मांगा, पब्लिक अनाउंसमेंट आज की तारीख में किया, आज से 5 दिन के अंदर बेसिकली ये क्या बोलते हैं, आज से बेसिकली आपने अप्रूवल ले लिया, आज क्रेडिटर ने अप्रूव कर दिया, आज से 5 दिन के अंदर क्या कर दोगे, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दोगे। अब लोग कितने दिन के अंदर बोलेंगे? 30 दिन, ज्यादा से ज्यादा 45 दिन, समझे? मतलब आज क्रेडिटर ने अप्रूव कर दिया, आज से 5 दिन के अंदर इश्तिहार छपा दो, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दो। अब सामने वाला व्यक्ति कितने दिन में बोलेगा? कम से कम 30, ज्यादा से ज्यादा 45। जो जो पैसा आया एसेट बेच करके 6 महीने के अंदर बांट दो। एनसीएलटी का जो ऑर्डर है 14 दिन के अंदर आरओसी को जमा कर दो। समझ आया? समझ आया? मेरे साथ साथ बोलना, अभी कैसे समझ आया? सबसे पहले लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? कहाँ लिख रही है आरिफा?
मैप हम बनवा देंगे, ऐसे टेंशन मत लो, हमको बोलो मैप बनवा दीजिए। छोटे में लिखा दे रहे तुम लोगों को, डिक्लेरेशन, एफिडेविट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अगर ये मुद्दा भी याद होगा ना बच्चा, तुम लोग इसको इलैबोरेट करके लिख सकते हो, एकदम छोटा करके लिखा दे रहे हैं तुमको। तुम लोग तो मैम चार्ट में बता दीजिए ना। SR 4 weeks liquidator appointed from declaration। अब इसके बाद क्या था, इसी में था ना कमिटी ऑफ क्रेडिटर की बात मैंने आप लोगों को बोली थी। 7 days of SR, approval of committee of creditor या approval of creditor basically। सेवन डेज इंटीमेट ROC, 5 days पब्लिक अनाउंसमेंट। अब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट विद इन 45 days ऑफ अप्रूवल। और क्या था, अब क्लेम्स जो कि होता है विद इन, अब ये लिक्विडेशन का क्लेम था ना, लिक्विडेशन के डेट से क्लेम रिसीव्ड विद इन 30 days and list prepared within 45 days, within 6 months distribution of amount to shareholder, NCLT order passed within 14 days to ROC। कम से कम इतना तो याद करना पड़ेगा। अब इसको भर करके तुमको 1.5 पेज बनाना है, इसको 1.5 पेज तुमको बनाना है। नहीं समझ रहे हो, डिक्लेरेशन हैज टू बी गिवन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन एफिडेविट हैज टू बी गिवन, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 2 साल। दूसरी क्लासेस फोन बंद रखा करो क्लास में मेरा, अभी इतना वॉल्यूम में चला है। साइलेंट करके फ़ोन रखिए, स्विच ऑफ करिए, ठीक है। क्या बोल रहे थे, हाँ, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 साल का है, जितने साल इनकॉर्पोरेट हुआ है तब का रजिस्टर, मतलब इसको आपको इलेबोरेट करके लिखना, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। 5 नंबर श्योर है, बट इतना तो देखो 2 बार 3 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं देगा। इसलिए हम बोले सब तारा दिखेगा, अभी दिन का बात बोले थे। जो लोग लिख लिए कृपया पढ़ें, क्वेश्चन देंगे अभी हम। क्रेडिटर्स अप्रूव नहीं कर सकते लिक्विडेशन में, अगर उनको लगता है, क्योंकि अभी तो हम बताए वाटरफॉल अरेंजमेंट में फिर वो नीचे आ जाएंगे ना,
लिस्ट ऑफ क्रेडिटर में, पहले बाकियों को पैसा मिलेगा, क्योंकि जब अगर लिक्विडेट होती है ना कंपनी, सबसे पहले पैसा किसको दिया जाता है, लिक्विडेशन का जो खर्चा होता है, लिक्विडेशन का खर्चा जाता है, उसके बाद क्या पैसा जाता है, उसके बाद अगर आपने बेसिकली किसी वर्कर को आपने पैसा नहीं दिया हुआ है, उनका पैसा बकाया या ड्यू है, या आपके जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उनको पैसा दिया जाएगा, ये लोग अनसिक्योर्ड है तो ये लोग तो नीचे आ जाएंगे ना, बचा कुचा पैसा ये लोग को मिलेगा, तो ये लोग बोलते नहीं हमको आपत्ति है, नहीं करिए, इसीलिए तो ये लोग मना करते हैं, क्योंकि जब पैसा बंटता है तो सबसे पहले इनको थोड़ा ना मिलेगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर नॉन प्रेफरेंशियल, फिर अदर होता है, सबसे लास्ट में इक्विटी वाले को पैसा मिलता है, याद है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलने के बाद जो बचा कुचा रहता है वो इक्विटी वाले को मिलता है, इसलिए लोग अपोज कर सकता है। लिख लिया आप लोगों ने? प्लीज जो लिख लिए हैं पढ़ें, क्योंकि हम क्वेश्चन देंगे, अभी भी हम बोल रहे हैं। बाकी चीज आपको लिखी भी मिली होगी नोट्स में, लिक्विडेशन के प्रोसेस में बड़े रूप में, नहीं? तो हम अभी तक जो कि आप बोली, हम लोग एक शॉर्ट नोट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोराटोरियम के ऊपर, हम लोग एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर कब इनिशिएट करता है लिक्विड CIRP की प्रक्रिया, हम लोग एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन के ऊपर, बड़े बड़े क्वेश्चंस जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन 3-4 में से तो 3 जो कि अभी हम बोले, 1-2 तो निश्चित ही आएगा, क्योंकि इस चैप्टर से 10-12 नंबर के, 12-13 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपने लिख लिया है, ठीक, पढ़ लीजिए क्योंकि हम क्वेश्चन देंगे अभी। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है जून के पेपर में 2019 के, क्वेश्चन नंबर सी का पार्ट 3 देखिएगा, टाइम लिमिट एंड एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन CIRP अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, आपको पता है? रेज योर हैंड एंड टॉक टू मी, रेज योर हैंड एंड टॉक टू मी। एक लड़की, हाँ मिल के आधा 6 महीना डिग्री रहेगा, पूछ लो। एक लड़की इधर, एक लड़का, एक लड़की, 2 3, वो आता है कि नहीं आता? सिद्धि, ओके बोलो बेटा। लेकिन मैम फर्दर जो एक्सटेंशन है वो 90 डेज तक हो सकता है, लेकिन मैम विद इन 30 डेज के अंदर में CIRP कॉर्पोरेशन में जो CIRP कॉर्पोरेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। यही आंसर होगा, इसको आप लोग सजा के लिखे, नहीं आंसर याद था, 4 बजे तक तो पढ़ा है, कौन पढ़ाई पढ़े हमको समझ में आ रहा है। आंसर लिखने का तरीका, पहले क्वेश्चन लिखिए कॉपी में, क्वेश्चन लिखो कॉपी में, मेन जो लिखोगे नंबर उसी पे मिलेगा, पहले ही बता दे रहे हैं। टाइम लिमिट एंड एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन CIRP अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016।
आंसर तो ठीक बोली पर लिखोगी इस तरीके से, ठीक है, तब जाके नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैम ये केस स्टडी नहीं है तो इसमें 3 पैरा वैरा करके नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आप नॉर्मल 1 पैरा में या इस तरीके से ही लिखेंगे। नहीं, कितना दिख रहा है तेरे को? चश्मा भी लगाया हुआ है। 3 मार्क्स ईच है। तो क्या लगा, एक एक नंबर का क्वेश्चन है बेटा। ये सब क्वेश्चन देखना जरूरी है क्योंकि आप लोग इसको फेस करेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो इट्स बेटर कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। अब आंसर लिखने का तरीका लिखिएगा। आंसर एज पर द प्रोविजंस ऑफ, हम बताए थे जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा उस चैप्टर का नाम प्रोविजन में जाएगा। एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। CIRP shall be completed. CIRP shall be completed within a period of 180 days from the date of admission of application। समझिए, एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन मतलब AA एप्लीकेशन को एडमिट करता है तब ना। फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन in case extension is to be made, in case application लिखना, in case application for extension is to be made for extension is to be made by committee of creditor through vote of 66%। यही परसेंटेज 75 में बदल जाता है अगर वो फास्ट ट्रैक है। लिखा के गए, अभी देखो रे, 90 दिन को 45 दिन और मांग रहा है, वहां पे हम लिखा के गए हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने वोट किया है, कितना परसेंटेज का वोट चाहिए तब जाके एप्लीकेशन होगा। 75% लिखा है। ओ तो मैम अगर फास्ट ट्रैक में नहीं है तो एक्सटेंशन 90 दिन का मिलेगा, बशर्ते 66% कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने वोट किया है। तो ये बात याद रखना, 66% of vote of committee of creditors upon being satisfied, extension of days shall be granted by adjudicating authority however CIRP shall be mandatorily completed within a period of 330 days from the insolvency commencement date। लिखने का तरीका देख रहे हो, ऐसे लिखना होगा।
आंसर आएगा बट लिखना ऐसे सजा के पड़ेगा। 2 4 6 8 10 आंसर लिखोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमको इस तरीके से लिखना है। उसी के लिए हम पैसा लिए तो लोग से। चलेगा, और क्या लिख दोगे? 4 डाल दोगे तो रमन पेपर बाकी छोड़ देना, 3 में 30 दे देगा तो को दे देगा, बोलेगा बहुत लिखा है 3 में 30 दे दे रहे इसको। उनसे बात करो, क्या बोलिए फुस-फुस करके उसको, नहीं आता है। हाँ तो याद कर रही है उसको। हाँ हाँ यहीं पे याद करना है, घर पे तो पढ़ाई नहीं हो पाता, बहुत काम रहता है, तो लोग को मोबाइल देखना रहता है। नहीं दिसंबर में ये कैसे खुल गया? जून का पेपर था नहीं। मोबाइल में खोल के देना पेपर में को जरा। 2020 का या 21 का, एक जन 2020 जून का खोलो, एक जन 2021 जून का खोलो पेपर। बाकी लोग रिवाइज करो, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर नहीं देगा तो उसको हम पिटाई कर देंगे। दिसंबर 2019। हाँ दिसंबर का खुला है तो दिसंबर देना। चलो तब तक ये वाला देखो। इधर देखिएगा, As per the Insolvency Bankruptcy Code 2020, explain the suspension of initiation of corporate insolvency resolution process of corporate debtor. सस्पेंशन की हम बात बोले थे आपको, और उसका टाइम पीरियड भी हम बात बोले थे, नहीं याद आ रहा है? कोविड-19 के सिचुएशन में सस्पेंड किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखाएंगे आपको सजा करके। क्वेश्चन पहले लिखिएगा, एज पर ये पार्ट बी 6B, जल्दी लिखो। ठीक दिख नहीं रहा होगा तो लोग को। बी बी
क्वेश्चन लिख लिए आप? जल्दी लिखो। As per the provisions of CIRP, as per the provisions of corporate insolvency resolution process, no application for initiation of CIRP shall be filed against a corporate debtor for any default arising on or after 25 मार्च 2020। 25 मार्च 2020, धीरे धीरे समय को बढ़ाया, पहले 6 महीना दिया क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ये कोविड कब तक रहेगा। ऑन और आफ्टर 25 मार्च 2020, मतलब अगर कोई कंपनी कर्जदार होती है, पैसा नहीं चुका पा रही है 25 मार्च 2020 से 20 को या 20 के बाद तक, तो उनको बोला है पहले 6 महीना दिया गया कि उसके खिलाफ कोई भी CIRP की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि ये सिचुएशन कोविड-19 की थी इस बोल करके। ऑन और आफ्टर 25 मार्च 2020 फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ further period for a period of 6 months. Further, the period was extended as due to COVID-19 pandemic situation, which had an immense impact upon the business, comma, financial market, comma, economy as a whole। तो मतलब मैम इस तरीके का सिचुएशन आएगा तो हम कोविड-19 के हालात के बारे में थोड़ा 8-10 लाइन लिख देंगे। हाँ, क्वेश्चन 5 नंबर का है तो लिखना भी पड़ेगा, इसीलिए तो ये बच्चा अपने मन से भी लिख सकता है, क्योंकि बात तो साल ही भर की है, पर इसको बढ़ाएगा कैसे, क्योंकि 5 नंबर का सवाल वो दे दिया है, इसमें इतना बड़ी बातें नहीं है। बट लिखिएगा, क्या लिखा है लास्ट लाइन, इकोनॉमी एज अ होल। The entire world was affected the extension was granted, that is if the default is committed between 25th March 2020 till September 2020, मतलब पहले 6 महीने का रियायत दिया था, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक दिया था, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक का, फिर इस समय को साल भर बढ़ाया गया। दिस टाइम पीरियड वाज फर्दर एक्सटेंडेड
This time period was further extended to a maximum period of 1 year. And hence पहले 6 महीना था, फिर 3 महीना हुआ, फिर और बढ़ाया, इस तरीके से बढ़ाया. वॉज एक्सटेंडेड, क्या लिखा पूरा, आगे से एक लाइन और पढ़ो. Initially the time period of extension was 6 months. Initially the time period of extension was 6 months, which was further extended by 3 months. Initially the extension was for 6 months, which was further extended by 3 months. And further by 3 months. That is suspending the initiation, that is suspending the initiation for the whole 1 year. For the whole 1 year. मतलब 25 मार्च 2020 से पहले 6 महीना कितना हुआ, सितंबर तक बढ़ाया, फिर 3 महीना बढ़ाया, दिसंबर तक बढ़ाया, फिर 3 महीना बढ़ाया, मार्च 2021 तक बढ़ा दिया. तो ये ब्रेकअप है. साल भर का जो टाइम पीरियड एक्सटेंड किया, पहले 6 महीना किया, फिर भाई किसी को तो हालात पता नहीं था, 3 महीना बढ़ाया, फिर और 3 महीना बढ़ाया. तो मतलब ये 1 साल इस समय तक 25 मार्च 2021 तक ये टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया गया. ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, बनता नहीं है 5 नंबर का. अब इसमें बच्चा क्या ही लिखेगा, थोड़ा बहुत इसमें वो लिख सकता है कोविड-19 के सिचुएशन के बारे में कि किस तरीके से प्रभावित हुआ. मेन मामला तो ये साल भर का ही और ब्रेकअप का ही मामला है जो कि एग्जामिनर खोजेगा. तो ये सारी बातें आपको इस तरीके से लिखनी है. क्वेश्चन नंबर ए इज योर होमवर्क. लिखिए. मेरे ख्याल से क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा. PR लिमिटेड हैज डिफॉल्टेड इन मेकिंग पेमेंट. PR लिमिटेड कौन हो गया, कॉर्पोरेट डेटर हो गया. इसने डिफॉल्ट किया है पेमेंट देने को, किसको, YK बैंक को. कितना पैसा, 50 लाख रुपया. YK बैंक अब एप्लीकेशन करना चाहता है इनिशिएटिंग CIRP PR लिमिटेड के विरुद्ध. तो प्रोसीडियर क्या है, क्या हमको बोलने की जरूरत है, या तुम लोगों को, कितने लोगों को रेज हैंड करो जिनको समझ में आ गया है. एक लड़की आरिफा, दूसरी लड़की, वो 2 लड़के उधर, हाथ उठा के बात करो. तुमको नहीं समझ में आया, क्वेश्चन क्या है लड़की. तुमको समझ में आया, नहीं आया, क्लास नहीं की थी, रिकॉर्डिंग देख लेना. तुमको है लड़की, समझ में आया, तुम बोलो क्या आंसर होगा. मैम जो कॉर्पोरेट डेटर के थ्रू जो भी प्रोसीजर अपना जाएगा मैम उसमें वही लिखना है. क्या होगा मैम जैसे सबसे पहले ये बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें ट्रांसफर हुआ दिखाना फिर रैपिड डेबिट, फिर उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स. क्या बोल रहे हो बेटा, बैंक फाइनेंशियल क्रेडिटर है, बैंक ने पैसा दिया है, बैंक ने पैसा दिया है. PR लिमिटेड पैसा नहीं चुका पा रहा है, तो बैंक इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर. फाइनेंशियल क्रेडिटर A को एप्लीकेशन करेगा. एप्लीकेशन में रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट और तो और साथ ही साथ IRP की डिटेल इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी. फिर AA 14 दिन के अंदर या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा. अगर रिजेक्ट करता है तो 7 दिन के अंदर बताएगा. वो हम मान रहे हैं, आप लिख लोगे कि IRP के खिलाफ कोई दाग नहीं है, एप्लीकेशन कंप्लीट है. नहीं समझ आ रहा बेटा, आपको समझ में आया बेटा. हम, हाँ बोलो क्या पूछा है.
अगर 50 लाख का भी डिफॉल्ट हो रहा है तो आप ये बात तो लिख करके छोड़ ही देंगे कि 1 करोड़ का मिनिमम डिफॉल्ट है, बट प्रोसीडियर जो कि होती है ये बात आपको लिखनी पड़ेगी कि इन केस अगर प्रोसीडियर जो कि है फॉलो किया जाएगा, अगर 1 करोड़ से ऊपर का डिफॉल्ट रहेगा तो वो प्रोसीडियर आपको लिखना पड़ेगा। सिंगली या वैसे फाइल कर कंक्लूजन में नहीं लिखेंगे, प्रोसीडियर में आपको तो वो बात लिखनी पड़ेगी, थोड़ा डिटेल में लिखेंगे आप, बट ये बात आपको लिखनी पड़ेगी बेटा जी। प्रोसीडियर अगर पूछा है आपसे तो 5 नंबर का, समझ आ रहा है? ये आपको नहीं समझ में आया कि फाइनेंशियल क्रेडिटर में आएगा बेटा? कौन एप्लीकेशन कर रहा है? देखो वाईके बैंक कर रहा है ना, पीआर थोड़ी कर रहा है जो तुम बोल रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वो सब। समझ नहीं आ रहा तो हमसे पूछो। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्वेश्चन को इसलिए हम बोलते हैं तोड़ तोड़ के पढ़ो। पीआर लिमिटेड मतलब एक कंपनी है, इसने डिफॉल्ट किया तो मतलब पीआर लिमिटेड क्या हो गया? अपना कॉर्पोरेट डेटर हो गया। कहाँ से पैसा लिया था? वाईके बैंक से लिया था। कितना लिया था? 50 लाख रुपया लिया था। अब वो पैसा चुका नहीं पा रहा है, कौन एप्लीकेशन कर? देखना क्वेश्चन में देख, तुमको खुद ही से मिल जाएगा, इनिशिएटिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो अपने लोग तो ये हेडिंग पढ़ के गए हैं ना, इनिशिएटिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। और हम तुमको बोले थे वहां से फाइनेंशियल क्रेडिटर के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा तौर पे पूछता है बेटा। क्वेश्चन तो ऐसा ही आएगा, व्हाट इज नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा ऐसे सोच के बैठा है तो अपना दिमाग क्लियर कर लो, व्हाट इज द प्रोसीडियर बोल करके सवाल नहीं आएंगे आपके सवाल ऐसे ही आएंगे। आप लोग लिख के ये क्वेश्चन का आंसर कल की तारीख में आएंगे। लिखने का तरीका तो आपको पता चल ही गया है। पहले आप यही लिखेंगे कि CIRP प्रोसीडियर कैन बी इनिशिएटेड इफ द मिनिमम डिफॉल्ट इज 1 करोड़ और मोर। हाउएवर इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ रुपीज 50 लाख या द इनिशिएशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन बी मेड थ्रू द फॉलोइंग प्रोसीडियर, जो कि प्रोसीडियर आपको लिखा हुआ है नोट्स में। इन द गिवन केस बैंक अगर एप्लीकेशन करना चाहती है तो ऐसा कर सकती है, और वो नोट में डालेंगे 1 करोड़ रुपए वाली बात। समझ में आया? आज यहीं तक रखते हैं, कल कंटिन्यू कराएंगे आप लोगों के साथ। बोल बेटा, क्या डाउट था? बोलो। नहीं करेगी, प्रोहिबिट है। इंटरेस्ट और राइट बेनिफिट मतलब अगर बेसिकली आपको फैक्ट्री कोई लीज पे दिया हुआ है तो वो अपना रिकवरी के लिए भी फैक्ट्री आपसे छुड़वाएगा नहीं, ये लीज आपसे ख़त्म नहीं करवाएगा, क्योंकि आप अभी CIRP की प्रक्रिया में है। एनफोर्सिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट मतलब उनके पार्ट पे ये बात बोली गई है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? वही प्रॉपर्टी का कॉर्पोरेट डेटर खुद से भी नहीं बोल सकता है कि हम आपको वापस कर रहे हैं, तो क्योंकि आप फिर बाद में रिपेमेंट किया जाएगा, तो कॉर्पोरेट डेटर भी ये बात, कंपनी भी ये बात नहीं बोल सकता, ना ही बाहर वाला ना ही कंपनी भी ये बात बोल सकता है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, कल कंटिन्यू कराएंगे आप लोगों का। प्लीज़ पढ़ के आइएगा। मोस्ट लाइकिंगली कल अपना ये कंप्लीट होने की कोशिश रहेगी कि ये कंप्लीट हो जाए, नहीं तो फिर एक आधी 15 मिनट और लगेगा, बट कोशिश यही रहेगी कि कल ये अपना कंप्लीट हो जाए। कल ये कंप्लीट हो जाएगा अपना।